तो राज्यपाल का पद भारत के शासन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, पर शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी, है ना? मतलब क्या ये पद सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या इसके पास सच में कोई पावर है? चलिए आज इसी कॉन्स्टिट्यूशनल पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, सारा मामला ना यहीं आके अटक जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि गवर्नर आखिर हैं क्या? सिर्फ स्टेट के हेड या फिर सेंटर के एक पावरफुल एजेंट? यही तो वो टेंशन है जो इस रोल को इतना इंटरेस्टिंग और हाँ, इतना कंट्रोवर्शियल बना देती है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, लेकिन उनकी एक और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी भूमिका है। वो स्टेट और सेंटर के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। मतलब सोचिए, उन्हें एक ही साथ दो टोपियां पहननी पड़ती हैं। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है ना? तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले गवर्नर की ये जो दोहरी भूमिका है उसे समझेंगे। फिर उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स पर बात करेंगे, लॉ मेकिंग में उनका क्या रोल है वो देखेंगे, उनकी ऑर्डिनेंस पावर क्या है, और आखिर में इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की। अब ये क्या है? सीधा साधा मतलब है राज्य का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। जरा सोचिए, स्टेट गवर्नमेंट का हर एक काम ऑन पेपर गवर्नर के नाम पर ही होता है। चाहे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर का पद संभालना हो, हर जगह उनकी मुहर लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि टेक्निकली पूरे स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है ना, उसकी कमान उन्हीं के हाथ में होती है। ये बात ना गवर्नर के रोल को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। वो उस एक्सल की तरह है जिसके चारों ओर स्टेट का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन घूमता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका रोल सिर्फ सेरेमोनियल नहीं है, बल्कि स्टेट गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है, एकदम बुनियादी। अच्छा, एग्जीक्यूटिव पावर्स तो हो गई। अब आते हैं लॉ मेकिंग पर, यानी लेजिस्लेटिव पावर्स पर। और यहां पर गवर्नर का रोल एक गेटकीपर, एक द्वारपाल जैसा है, बहुत क्रूशियल। देखिए, कोई भी बिल कानून कैसे बनता है, इसकी जर्नी 3 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, बिल को स्टेट लेजिस्लेचर से पास किया जाता है। स्टेप 2, वो बिल गवर्नर के पास उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है। और फिर आता है स्टेप 3, जहां गवर्नर एक्शन लेते हैं, और यहीं पर उनकी असली पावर सामने आती है। यही वो मोमेंट है जहां यह तय होता है कि उस बिल का फ्यूचर क्या होगा। तो जब कोई बिल गवर्नर के पास पहुंचता है तो उनके पास मोटे तौर पर 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला, वो हाँ कह दें, अपनी एसेंट दे दें और बिल कानून बन जाता है, सिंपल। दूसरा, वो अपनी एसेंट रोक लें और बिल वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। तीसरा, वो बिल को कुछ सजेशंस के साथ वापस असेंबली के पास भेज सकते हैं कि भाई इस पर दोबारा विचार करो। और चौथा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस बिल को प्रेसिडेंट के फाइनल डिसीजन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही स्पेशल पावर पर, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। ये कोई आम पावर नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खास हालात में ही किया जा सकता है। गवर्नर ऑर्डिनेंस तभी ला सकते हैं जब 2 कंडीशंस पूरी हों। पहली, स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, और दूसरी, किसी मामले पर फौरन एक्शन लेना जरूरी हो। लेकिन हाँ, ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। जब लेजिस्लेचर वापस बैठती है तो उसके 6 हफ्तों के अंदर इस ऑर्डिनेंस को अप्रूव कराना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपने आप खत्म हो जाता है। तो कुल मिलाके ऑर्डिनेंस पावर का मकसद क्या है? ये सरकार को अर्जेंट सिचुएशन से डील करने का एक टूल देती है, जब नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस का इंतजार करने का टाइम ना हो। सो ये एक पावरफुल लेकिन टेम्पररी हथियार है। तो एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, ऑर्डिनेंस पावर, इन सबको अगर एक साथ रखकर देखें तो क्या पिक्चर बनती है? हम घूम फिर कर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं, गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसिंग एक्ट। यही गवर्नर के रोल का सार है। उनका काम एक टाइट रोप वॉक जैसा है। एक तरफ उन्हें स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पर काम करना है, तो दूसरी तरफ सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी अपनी ड्यूटी निभानी है। मतलब उन्हें स्टेट के इंटरेस्ट को भी देखना है और यह भी इंश्योर करना है कि स्टेट का कामकाज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, ये जो गवर्नर का ऑफिस है, जो एक अलग दौर की सोच के साथ बनाया गया था, वो आज के डायनामिक इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में कितना फिट बैठता है? भविष्य में इस रोल का स्वरूप क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है ना?